Hi students, I welcome to all of you to this session of polity. Dear students, we are discussing fundamental rights. You know, last class we discussed about the right to equality, where Article 14 to 18 was discussed. Today we are going to start from that right to equality, from after that part right to equality, and today we are going to discuss about the right to freedom. So let us start. You know that last class we discussed the fundamental rights, from where it is coming, in which part it is coming, and it is called Magna Carta of India. From where it is taken, that is USA, and in USA it is called Bill of Rights. Okay, that was discussed, and also it is given some equality, dignity, and larger public interest and unity of the nation. You know that here up to this much it was discussed right to equality. Now today we are going to discuss the right to freedom, coming under Article 19 to 22. So Article 19 tells us, basically it says that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression. So this is your number वन. सो क्या फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बोले तो आप स्पीच दे सकते हो, कुछ भी बोले तो आप, जो मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई फ्रीडम दिया है. एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेस, आप क्या आपका व्यू है, जो कुछ बोला है उसके ऊपर, वो भी आप बता सकते हो. बेसिकली ये जो फ्रीडम है ये मीडिया हाउस को दिया गया, ठीक है. तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में आता है, ठीक है. ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये सारा की सारा चीज़ आर्टिकल 19 हाँ 1 क्लॉज ए में है, ठीक है. तो आर्टिकल 19 का ए पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया. अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोला जाता है? राइट टू असेंबल peacefully and without arms. Means you can assemble a lot of people peacefully, जो मतलब कुछ सबको लेके एक साथ आप असेंबल एक जगह जमा हुआ है, तो ये आप कर सकते हो कोई भी चीज़ हक आपको लेने के लिए, बट विदाउट आर्म. आपके हाथ में कोई हथियार होना नहीं चाहिए, ठीक है, विदाउट वेपन, ठीक है. तो ये आप कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये फ्रीडम आप कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है. नेक्स्ट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. मतलब आप यूनियन बना सकते हो. कभी कभी देखते हो ना कि रेलवे के वहाँ पर देखो लेबर यूनियन है, हॉकर यूनियन है, ओके. या फिर कोई समिति बोले तो कोई कमेटी बन गया, कोई जो चावल का है, आलू का कमेटी है, इस टाइप का आलू का, मतलब जो बाज़ार में कुछ कमेटी देखते हो, कुछ एसोसिएशन देखते हो, ये आपका राइट है, ठीक है. आप कुछ एसोसिएट होके, मान लो अभी टोटो बाज़ार में आया तो टोटो का एसोसिएशन बन गया, ठीक है. इसके पहले ऑटो था, ऑटो का एसोसिएशन है, बस का एसोसिएशन है, सारा की सारा चीज़. तो आप ये सब कर सकते हो. कोई भी मतलब स्मूथली कुछ चीज़ों को रन करने के लिए ये यूनिटी ज़रूरी होता है और ये एसोसिएशन ज़रूरी होता है. तो ये सारा के सारा चीज़ आप फॉर्म कर सकते हो. ये कौन बोलता है? आर्टिकल 19 का जो है वो, मतलब जो 4 नंबर जो क्लॉज है, ठीक है, इसमें बोला जाता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है. सो दैट राइट इज़ गिवन टू यू through the fundamental rights, and if somebody violates your fundamental rights, you can proceed for Supreme Court. Is it clear? Now next your number 4. Number 3 बोले तो right to form association. Number 4 is your right to move freely throughout the territory of India. Right to move, आप मूव कर सकते हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी आप मूव जा सकते हो, ठीक है. बट जहाँ पर कुछ आर्मी जो अब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ स्पेशल पावर है, वो सब जगह अब एलिमिनेट होगा. बस वो सारा के सारा एक्सेप्शनल चीज़ें, ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. अब जहाँ इंडिया का जहाँ कहीं भी आप घूम सकते हो. इससे पहले आप जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम था, अभी जम्मू कश्मीर है नहीं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, ठीक है. तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो एज यू आर द इंडियन सिटीजन.
ठीक है। तो बट कुछ डिस्प्यूटेड जगह, कुछ बॉर्डर एरिया, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप सिक्किम में अगर गैंगटॉक में घूमने जाओगे ना, तो गैंगटॉक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब उससे बाद अगर मान लो कि आप जीरो पॉइंट में जाना है, ठीक है, यमथांग में जाना है, या फिर मान लो गुरुदोंगमल लेक जाना है, तो आप क्या कर, उस टाइम क्या करना है आपको, वोटर आई कार्ड पास जो भी है, मतलब वो आइडेंटिटी कार्ड शो करना है, एक परमिशन लेना है। आप जा सकते हो कुछ, बट आपको परमिशन लेना है, ठीक है, क्योंकि वो सब बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पर सब आप जानते हो कि वहाँ से कुछ पासेस है, वो वहाँ से आप चाइना जा सकते हो, ठीक है, ये सारा के सारा चीज़, या फिर कुछ क्राइम कर सकते हो, तो ये सारा के सारा इसलिए कुछ ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के दिया हो, तो वो आपको वो नियम पालन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, राइट टू फ्रीडम में 4 नंबर तो बोले फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 5 नंबर क्या बोल रहे, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो, आप पुणे भी सेटल हो सकते हो, आप सूरत में सेटल हो सकते हो, आप कलकत्ता में सेटल हो सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सेटल हो सकते हो, आपका ये हक बनता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, 6 नंबर क्या बोले, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। डॉक्टर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, हाँ, कुछ भी कर सकते हो। आप कपड़ा धो सकते हो, मतलब जो लॉन्ड्री खोल सकते हो, लॉन्ड्री, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, आपका ये हक है, ठीक है। तो ये आपका हक देता है कौन, आर्टिकल 19, ठीक है। तो ये जो हम प्रेस के बारे में बोल रहे थे ना, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, बेसिकली इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 19A, इस पार्ट में ये दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। अब 20 क्या बोलता है, देखो राइट 20 जो है ये भी फ्रीडम इज राइट टू फ्रीडम के अंदर पड़ता है 20। तो बेसिकली 20 डील्स विद द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। बोले तो आपको कॉन्विक्ट किया गया कोई ऑफेंस की वजह से, तो इसके लिए भी आपका कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि आप प्रिजनर हो तो आपका कुछ हक नहीं है, तो आपका भी कुछ हक है। आप जेल के अंदर रहते हुए आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। तो ये फ्रीडम, इतना फ्रीडम दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट आपको, ठीक है। तो आप जानते हो कभी कभी जेल के अंदर रहते हुए भी इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ आप देखे हो, शायद इन जहाँ तक हमें याद है कि कुछ फिल्म है अपहरण टाइप, इस टाइप का फिल्म है, जेल के अंदर रहते हुए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये भी फ्रीडम है आपको। 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 बेसिकली डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज़ राइट टू लाइफ। आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो आप जी सकते हो आराम से, आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा, मतलब आपका हक है कि आप चैन से और शांति से आप जी सकते हो, ठीक है, इंडिया में रहते हो, ठीक है, ये आपका राइट है। अगर मान लो कि आपका बगल में, आपका घर यहाँ पर है और बगल में मान लो कोई 20,000 हार्ट्स और उससे ज़्यादा 40,000 हार्ट्स में आप कोई गाना बजा रहा है, तो आपका परेशानी हो रहा है, ये नॉइज़ क्रिएशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। या फिर मान लो आपका घर के बगल में कोई ऐसा एक मसाला फैक्ट्री बना दिया, तो इसकी वजह से आपका दिक्कत हो रहा है, तो ये इसके लिए भी आप केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ मेरा जीने के मतलब राइट टू लाइफ जो है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, तो हमें जीने नहीं दे रहा है ये लोग, तो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका राइट टू लाइफ में आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 21A, ये 21A ये क्या है, ये एक दूसरा एक मतलब ये जब कैपिटल ए जब देखते हो ना, दिस कैपिटल ए डिफाइंस दैट दिस इज द अमेंडमेंट विच इज डन बाय some constitutional amendment. Now this 21A is basically deals with the right to elementary education. You know the right to elementary education, you know. This right to elementary education, it was come
from 86 Constitutional Amendment Act of 2002. So you know it is discussed in the previous few classes. The right to your 21A right to elementary education बोले तो 6 to 14 ईयर का एज का कोई भी बच्चा अप टू 8 क्लास तक पढ़ना है। आपका पापा अगर नहीं पढ़ाया तो आप पापा के ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका राइट है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ये सब एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो अगर कोई भी हो बन रहा है इंडिया में, आपका वो बॉर्न हुआ है तो आपको 8 तक पढ़ना ही है। तो ये आपका राइट टू एजुकेशन के अंदर पड़ता है, एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में आता है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो initially it is already in the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 14 ये बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से भी पावर मिलता है कुछ, बट वो DPSP में है, उसके लिए आप केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो राइट 21 हो गया तो 22 भी समझ लेते हैं, तब जाके राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो 22 क्या बोलता है? इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। कोई भी आके आपका घर में आके पुलिस आके चलो यू आर अंडर अरेस्ट, नो यू कांट डू, वेयर इज द अरेस्ट वारंट एंड इन व्हिच ग्राउंड यू आर अरेस्टिंग टू मी, दैट यू हैव टू डिफाइन, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब सो दैट दे कैन अरेस्ट यू। और इफ दे आर अरेस्टिंग यू देन ऐसा अगर हो गया कि आप सही थे और ये वो पुलिस ऑफिसर गलत थे, तो आप केस कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। कभी कभी होता है ना, देखो ना, मानहानि हो गया मेरा, तो इज्जत का सवाल, ह्यूमिलेट कर गया, तो अब हम केस करेंगे आपके ऊपर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये राइट टू फ्रीडम में है, फ्रीडम में पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, राइट टू फ्रीडम। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो एक्सप्लॉयटेशन बोले तो कोई आपको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं बोले तो जो शोषण बोला जाता है ना। तो एक्सप्लॉयटेशन बोले तो अगर कोई मान लो कि आपके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, देखो राइट, ये जो 23 और 24 ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ट्रैफिकिंग बोले तो देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोले तो मतलब जो कोई पीपल जो मतलब ह्यूमन बीइंग को लेके फिर इसके ऊपर गलत बिहेवियर करना, इसके ऊपर ट्रैफिक, जैसे मान लो कि जो वुमेन को हायर किया जाता है और इसके ये जो पोर्नोग्राफी या फिर मान लो कोई इस ब्रोदल में काम कराता है ना, तो ये सारा के सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। अगर मान लो कि कोई भी बच्चा है, वो 5 साल के बच्चा है, उसके ऊपर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, तो ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाएगा, ठीक है। और मान लो कि 5 साल के बच्चा है, वो उसमें उसको ज़बरदस्ती काम करा रहा है, तो ये भी आपका एक्सप्लॉयटेशन में आता है, ठीक है। ये सब सारा की सारा चीज़ फोर्स लेबर जो है, जो चाइल्ड लेबर बोला जाता है ना, तो ये सारा की सारा देखो इसके ऊपर है जो कैलाश सत्यार्थी, इसके ऊपर ही नोबेल मिला था, ठीक है, पीस में, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, यू नो इन इंडिया कैलाश सत्यार्थी गॉट नोबेल प्राइज ऑन दिस फोर्स लेबर। और जो चाइल्ड जो है ये हैजर्डस जगह में काम करता है, ये लोग कैसे चलता है, ये सारा के सारा इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था और इसके ऊपर कुछ ये लोगों को जो राइट्स है इसके ऊपर काम किया था, इसलिए मिला था पीस में नोबेल, ठीक है। अब देखो जो 23 तो हो गया, क्या बोला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है और फोर्स लेबर जो है, इसके ऊपर 23 ये प्रोहिबिट करता है। 24 क्या है, देखो बहुत जगह कन्फ्यूज हो जाता है 23 और 24। 23 जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। 24 क्या करता है, 24 इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। तो चिल्ड्रेन को फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कराना, बोले कोई हैजार्डस इंडस्ट्री में जो अगर एम्प्लॉयमेंट कराओगे तो ये प्रोहिबिट करता है 24। बट जो फोर्स लेबर
ज़बरदस्ती काम कराना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोले तो कोई ज़बरदस्ती फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये या फिर मान लो आपको ऐसा कुछ काम करना बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं है और जो सोसाइटी के खिलाफ है, तो ये सारा के सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि मतलब कोई रेड लाइट एरिया में भी बहुत सारा मतलब ज़बरदस्ती लेके फिर वहाँ पर जाके फंसाया जाता है, मतलब काम कराता है जो ह्यूमन टॉर्चर जो होता है ना, फिजिकल टॉर्चर। तो ये सारा के सारा चीज़ 23 में आता है। बट 24 में क्या आता है? प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में चिल्ड्रेन को काम कराना जो है, यही इसी के ऊपर कानून है कि आप जब मतलब किसी को कोई चिल्ड्रेन को फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। बट ये जो चीज़ है ना, सीईओ बनता है ना कोई बच्चा, तो ये दूसरा चीज़ है। ये अगर ये फैमिली पापा है सीईओ का, कंपनी का मालिक, तो सीईओ भी नहीं, ये दूसरा चीज़ है। बट वो जो ज़बरदस्ती एम्प्लॉयमेंट दिला रहा है ना, वो जो फैक्ट्री में काम करा रहा है लो वेजेस में, और वो काम करने का अब उम्र ही नहीं है उसका, तो फिर उसको ज़बरदस्ती काम करा रहा है, ठीक है। ये सारा के सारा चीज़ ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, देखो ये क्या बोलता है, रिलीजियन के ऊपर फ्रीडम है। 25 to 28 डील्स विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। 25 क्या बोलता है? 25 बेसिकली इट डील्स विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप अगर मान लो हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बौद्ध हो, तो कोई भी आपका धर्म का हो, आपका जो है आप फ्री प्रोफेशन और प्रैक्टिस कर सकते हो आपका धर्म का, और प्रोपागेट भी कर सकते हो, इसको स्प्रेड आउट कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो वो अशोक जो है अपना बेटा और बेटी जो महेंद्र और संघामित्रा जो सिंघल में जब उस टाइम श्रीलंका है, अभी श्रीलंका है, तो उस वहाँ पर धर्म को प्रोपागेट करने के लिए बोला गया था वहाँ पर बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो ये जो है ये प्रोपागेशन बोला जाता है। या फिर मान लो कि जो इस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो लोग भी मतलब इंडिया में मिशनरी को जो है क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था कि आप धर्म को प्रचार कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ एक्ट में आया था, कौन सा एक्ट में आया था बताना ज़रूर, हम सब लास्ट क्लास में सब डिस्कस किए जब हम जो पढ़ा रहे थे ना, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आता है, कैसे कैसे कौन सा क्या चार्टर एक्ट है, कौन से एक्ट आए थे, कहाँ से इंडिया का जो कानून बना है, ठीक है। नाउ 25 आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ 26 डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो, ये आपका फ्रीडम है। क्लियर? 26, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो 26 क्या बोलता है, इट डील्स विद द फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को जो टैक्स मतलब फ्रीडम मिलता है आपका टैक्स से, ठीक है, और प्रमोशन करते हो तो इसके ऊपर, ठीक है, कोई आपको मतलब ज़बरदस्ती आपको ऊपर टैक्स नहीं उसे मतलब ये करेगा, तो ये आपका फ्रीडम है। रिलीजन के ऊपर ये सारा के सारा कुछ ये क्या बोलता है, मतलब ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया टैक्स फैक्स कुछ, ये सारा की सारा चीज़, ठीक है। ये बोला जाता है 27। 28 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 28 बेसिकली डील्स विद द फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर है तो ये क्या डील करता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका जो फ्रीडम है आपका रिलीजन को लेके, सो ये 28 बताता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट इज योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30।
ये क्या बताता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिलाता है आपको। तो क्या है कल्चरल राइट्स? बेसिकली 29 डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ ए माइनॉरिटीज़। कोई भी माइनॉरिटीज़ बोले तो संख्या लघु जो होता है, मतलब जो जहाँ पर जो एक कोई भी मतलब ये है धर्म का है, मान लो कि वो मुस्लिम है तो वहाँ पर वो मान लो संख्या में कम है, संख्या में कम है तो वो माइनॉरिटी में आता है। अगर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे हिंदू माइनॉरिटी है, जैसे जैसे लक्षद्वीप में मुस्लिम मेजोरिटी में है ना, और मान लो कि वेस्ट बंगाल में अब मुस्लिम माइनॉरिटी में, ठीक है, वैसे महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो ये सारा की सारा चीज़, तो माइनॉरिटी जो है वो लोगों को क्या बोलते हैं, कल्चर जो है, वो लोगों को जो कल्चर है, ठीक है, वो कल्चर के ऊपर राइट मिलता है, लैंग्वेज के ऊपर राइट मिलता है, स्क्रिप्ट जो भी है वो उसके ऊपर राइट मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देता है वो लोगों को, ठीक है, कि ये आपका धर्म जो है, आपका कल्चर जो है, आपका जो लैंग्वेज है वो आप उसी के ऊपर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई हनन कर रहा है तो। 30 क्या बोला जाता है? 30 देखो जल्दी जल्दी। 30 डील्स विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या करता है? राइट देता है माइनॉरिटीज़ को टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, जो एस्टैब्लिश करेगा एडमिनिस्टर करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो ये सारा के सारा राइट आर्टिकल 30 के अंदर बोलता है। ओके, सो अप टू दिस इट इज क्लियर ना। नाउ दिस राइट टू प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज डिलीटेड? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी बोले तो मान लो कि आपका ज़मीन जो है ये आपका राइट है। अगर मान लो कि आपका ज़मीन जो यहाँ ऐसा एक स्ट्रैटेजिक जगह में है तो वहाँ पर मान लो कि अगर ये यहाँ से एक हाई रोड जाना है, या फिर मान लो कोई हॉस्पिटल बनना है, या फिर मान लो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना है, कोई भी चीज़ें बनना है कोई डेवलपमेंट पर्पस के ऊपर, तो अगर मान लो सरकार यहाँ से कुछ आपका ज़मीन जो है वहाँ से कुछ हाईवे बनाना चाहते हैं, कोई भी डेवलपमेंट पर्पस से कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो आप एज इट इज़ कमिंग अंडर आर्टिकल 31 एंड इट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कैन डू दिस। आप इसके ऊपर केस कर सकते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन अवे। देखो ये इसलिए फंडामेंटल राइट जो है, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ठीक रख के ये इसको भी चेंज किया जा सकता है, तो ये चेंज करके कहाँ लेके गए? ये लीगल राइट में लेके गए। देखो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 30A में लेके गए, लीगल राइट होता है अभी आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। अब इट इज़ नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट्स नाउ, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट्स नाउ। अब गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी रूल्स बना सकता है, ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट चाहे तो आपका इतना बड़ा मकान है जो मतलब अभी जो क्या बोलते हैं रिलायंस का, जो अंबानी का जो ये क्या एंटालियाना क्या है जो भी है, जो बिल्डिंग जो है उसको तोड़ देगा, ऐसा थोड़ी है। नाउ जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी है डिलीट कर दिया गया, और ये कहाँ पर लेके गए? लीगल राइट 30A में, ठीक है। ये राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 17। देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया था, जहाँ पर प्रियम्बल में चेंज किया गया था, बहुत सारा चेंज किया गया। तो यहाँ पर बहुत इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आप देखो यहाँ पर जो जो गलती किए थे कांग्रेस गवर्नमेंट, वो जो है ये सुधार यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये जो है 31 क्यों आया ये तो समझ में आ गया, और ये लीगल राइट है अभी देयर फॉर राइट नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज द 7th नंबर your constitutional right, and right to constitutional remedies is coming under the article 32. You know that this 32 means what? It is basically writs, and you know that a dedicated lecture was made by me on writs in previous few lecture. You see writs, देखो अब मतलब दिया है लेक्चर। तो what is writs? You know habeas corpus,
इनो मैंडामस, इनो प्रोविशन, इनो सार्टेररी, हाँ, और कोअरेंटो, ये सारा के सारा चीज़ पिछले लेक्चर में देख लेना। ये सारा के सारा चीज़ बहुत बार बता दिए हम, दो लेक्चर में हम ये बताए थे, ठीक है। 2 लेक्चर में आपको मिलेगा। रीड्स देखो यहाँ पर, देखो टाइटल में लिख जाएगा ये आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिर कॉमा रीड्स, ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो देख लेना। तो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स and the features of the fundamental rights. Basically, 1 minute please. Features of the fundamental rights, if I want to describe you can see in this slide. Fundamental rights, basically it is guaranteed the constitution and characterized by the following. देखो क्या बोलता है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन वाइल द अदर्स आर अवेलेबल टू द ऑल सिटीजन। देखो सारा के सारा चीज़ मतलब मैक्सिमम इंडियन सिटीजन के ऊपर दिया हुआ है, बट कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेनर के लिए भी है, जैसे सिटीजन फॉरेनर लीगल राइट्स लाइक, देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेनर के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। तो अब दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये एब्सोल्यूट नहीं है राइट जो है ये, बट क्वालिफाइड है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। देखो कोर्ट डिसाइड करेगा ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सेंटर से मनमानी करे और बोल दे कि ये लगा दो, ये सब सारा वायलेट कर दो, तो ये सब नहीं चलेगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ सोसाइटी और कोई एक सिंगल जो व्यक्ति है उसका राइट जो है ये बैलेंस करता है, ठीक है। और क्या करता है, राइट बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, बोले तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो उसका लिबर्टी और सोशल कंट्रोल जो है इसके ऊपर ये बैलेंस करता है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ देम अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट वाइल फ्यू एक्सेप्शन आर देयर स्टेट एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। देखो सारा की मैक्सिमम चीज़ें हैं जो वो पीपल ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देम आर नेगेटिव कैरेक्टर की इसलिए बोल रहे हैं कि लिमिटेशन, अथॉरिटी को लिमिटेशन दे रहा है, स्टेट को लिमिटेशन दे रहा है, कंट्री को लिमिटेशन कर रहा है, ठीक है, लिमिटेड कर रहा है। और पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिविलेज देता है कि उस इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर प्रिविलेज देता है, ठीक है। देखो हम लोग सेकेंड लास्ट स्लाइड में आ गए, देखो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इतना देर कर रहे हैं। जस्टिसेबल क्यों है, क्योंकि ये पर्सन मूव कर सकता है कोर्ट में, ठीक है, अगर वायलेट किया गया। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली ये गारंटी देता है ना अगर कोई वायलेट करे तो। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसको चाहो तो आप कार्टेल कर सकते हो, द पार्लियामेंट कैन कार्टेल और रिपील देम, बट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय द ऑर्डिनरी एक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए अंडर आर्टिकल 368, हाँ, इसमें संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करे तो ये जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है और फिर से ये डिलीट हो जाता है, मान लो कि इसको नाल एंड वॉइड करा दिया जाता है। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक रख के फिर इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये राइट आपका है, मतलब जो ये जो है रिपील कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक रख के, ठीक है। नो, दे सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब चलता है ना इंडिया में, तब जाके सस्पेंड होता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। 19 सस्पेंडेड ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी होगा तब जाके आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, बट नॉट इंटरनल इमरजेंसी। अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, देखो देयर स्कोप ऑपरेशन लिमिटेड उस ऑपरेशन है, आर्टिकल 31, 32, 33C में है, ABC में है। ये क्या है, कुछ 9 शेड्यूल, ये सारा के सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो हटाओ तुम्हारे लिए। देखो एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, जैसे पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स,
इंटेलिजेंस, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आप चाहो तो कुछ भी, मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट में के पास हाथ है नहीं 33 के अंडर कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आप देख लिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के ऊपर एक मतलब क्या है मार्शल लॉ, आर्टिकल 35 का अंडर मिलिट्री रूल के बारे में बताता है। आप जो मार्शल लॉ जहाँ पर चलता है वहाँ पर अब ये एप्लीकेबल हो नहीं सकता, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स। बट 20 और 21 ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बोल रहा है कि इम्पोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होगा तब डिफरेंट होगा, बट वही बस 20 और 21 नहीं डिलीट होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स, वाइल फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स्ड ऑन द बेसिक ऑफ लॉ मेड मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, ठीक है। Such a law can be made only by parliament and not by state legislation, so that uniformity throughout the country maintained under article 35. So I think it is clear, very important fundamental rights. Next class we will be discussing DPSP and all this. Thank you for listening. Jai Hind.